नमस्कार। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज पर थोड़ी गहराई से चर्चा कर रहे हैं। यह है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। 25 दिसंबर 2023 को लागू हुआ ये कानून, और ये तय करता है कि अदालतों में किस जानकारी को सबूत माना जाए, किसको नहीं। हमारे पास इस अधिनियम के कुछ खास हिस्से हैं, और आज हम खास तौर पर धारा 7, 8, 9 और 10 की तह तक जाना चाहते हैं। मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि कानून की दुनिया में प्रासंगिकता, रेलेवेंस, इसका असली मतलब क्या है, कौन सी बातें केस के लिए मायने रखती हैं और क्यों। बिल्कुल। और प्रासंगिकता को आप समझ लीजिए कि ये सबूत का पहला दरवाजा है। अगर कोई तथ्य, कोई बात प्रासंगिक ही नहीं है तो अदालत उस पर विचार ही क्यों करेगी, है ना। तो ये जो धाराएं हैं, ये इसी बुनियाद को, इसी फाउंडेशन को समझने में हमारी मदद करती हैं। हाँ, सही कहा। तो फिर देर किस बात की, चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। शुरुआत करते हैं धारा 7 से। ये उन तथ्यों के बारे में है जो शायद सीधे तौर पर केस का मुख्य सवाल ना हो, लेकिन उस सवाल को या उससे जुड़े किसी और जरूरी तथ्य को समझने, समझाने या पेश करने के लिए वो जरूरी हैं। सोचिए, जैसे किसी कहानी के किरदार को या माहौल को समझने के लिए जो छोटी छोटी डिटेल जरूरी होती हैं, वैसा कुछ। ये तथ्य किसी अनुमान को सही या गलत साबित करने में मदद कर सकते हैं, किसी की पहचान पक्की कर सकते हैं, घटना का सही समय या जगह बता सकते हैं, या फिर जो लोग शामिल थे उनके आपसी रिश्ते क्या थे ये उजागर कर सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही उपमा है। धारा 7 असल में उन तथ्यों को प्रासंगिक मानती है जो संदर्भ स्थापित करते हैं। कॉन्टेक्स्ट। ये वो फ्रेमवर्क है, वो दायरा है जिसमें मुख्य घटना हुई। इनके बिना जो मुख्य तथ्य है वो शायद अधूरा लगे, या हो सकता है उसका गलत मतलब निकाल लिया जाए। मिसाल के तौर पर अगर सवाल ये है कि क्या क ने ख को लूटा, तो ये जानना प्रासंगिक हो सकता है कि घटना के ठीक पहले क कहाँ था, क्या कर रहा था, या क्या क और ख एक दूसरे को पहले से जानते थे। ये सब मिलकर पूरी तस्वीर बनाते हैं, हाँ, और कानून खुद भी कुछ उदाहरण देता है इसे समझाने के लिए। जैसे एक उदाहरण है वसीयत का। अगर सवाल है कि क्या कोई दस्तावेज एक ही वसीयत है, तो जिस तारीख को वो कथित वसीयत बनी उस दिन एक ही संपत्ति कितनी थी, उसका परिवार कैसा था, ये सब बातें प्रासंगिक हो सकती हैं। क्यों? हाँ, सवाल उठता है क्यों? शायद इसलिए कि इनसे पता चले कि एक के पास वसीयत बनाने की कोई वजह थी भी या नहीं, या उसने किसे क्या दिया, इसका कोई लॉजिक बनता है या नहीं। बिल्कुल। ये उस समय एक की जो मानसिक और सामाजिक स्थिति थी उसे समझने में मदद करता है। वसीयत एकदम से हवा में तो नहीं बनती ना। हाँ, सही बात है। एक और उदाहरण है मानहानि का। मान लीजिए ए बी पर मानहानि का मुकदमा करता है और बी कहता है कि मैंने जो कहा वो सच है। तो जिस समय मानहानि हुई उस समय ए और बी की क्या हैसियत थी समाज में, उनके रिश्ते कैसे थे, ये जानना प्रासंगिक हो सकता है। हाँ, इससे ये समझने में मदद मिल सकती है कि आरोप का असर कितना गंभीर था, या शायद ये भी कि आरोप लगाने की वजह क्या हो सकती थी। लेकिन यहाँ एक बारीक बात भी है। कानून ये भी साफ करता है कि कोई पुराना असंबद्ध झगड़ा जिसका मौजूदा मामले से कोई लेना देना नहीं है, वो प्रासंगिक नहीं होगा। हाँ। अगर वो पुराना झगड़ा उनके मौजूदा रिश्तों पर असर डाल रहा था, तो सिर्फ वो झगड़े का होना प्रासंगिक हो सकता है। मतलब ये दिखाने के लिए कि उनके बीच पहले से तनाव था। अच्छा। लेकिन उस झगड़े की पूरी कहानी खोलकर बैठना जरूरी नहीं। कानून चाहता है कि अदालतें मुद्दे पर रहें, भटके नहीं। ये संतुलन जरूरी है, वरना केस कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। एक और दिलचस्प उदाहरण है अपराध के बाद भागने का। अगर ए पर अपराध का आरोप है और वो अपराध के फौरन बाद शहर छोड़कर भाग जाता है, तो उसका भागना प्रासंगिक है। हाँ, क्योंकि ये एक तरह का आचरण है जो अपराध बोध की तरफ इशारा कर सकता है। कर सकता है, पर यह जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो। इसलिए कानून ये भी कहता है कि अगर ए ये साबित कर दे कि वो भागा नहीं था बल्कि किसी अचानक और जरूरी काम से गया था, तो उसके जाने की वजह बताना भी प्रासंगिक है, सिर्फ ये बताने के लिए कि भागना मकसद नहीं था। लेकिन फिर उस काम की पूरी डिटेल जरूरी नहीं। नहीं, उस काम की पूरी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जब तक ये साबित करना जरूरी न हो कि काम वाकई जरूरी और अचानक था। बस इतना कि उसके जाने की एक निर्दोष वजह थी। समझ गया? मतलब हर तथ्य की प्रासंगिकता उसके अपने संदर्भ पर, उसके कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करती है। इसी तरह अगर कोई किसी को नौकरी छोड़ने के लिए उकसाता है और नौकरी छोड़ने वाला व्यक्ति जाते जाते कहता है कि मुझे दूसरी जगह बेहतर ऑफर मिला है,
तो उसका ये कथन प्रासंगिक है, क्यों? क्योंकि ये उसके नौकरी छोड़ने के कारण को स्पष्ट करता है, और वही तो मुकदमे का मुख्य बिंदु है। ये कथन उस घटना का, उस ट्रांजैक्शन का हिस्सा बन जाता है। इसे कई बार रेस गेस्टे के सिद्धांत से भी जोड़कर देखा जाता है, यानी घटना के साथ स्वाभाविक रूप से होने वाली बातें। ओके, चोरी के मामले में भी एक उदाहरण है। ए चोरी की संपत्ति बी को देता है, बी उसे ए की पत्नी को देता है और कहता है ए ने कहा है इसे छिपा दो। यहाँ बी का ये कथन प्रासंगिक है। उसके बिना शायद ये समझना मुश्किल हो कि बी वो संपत्ति क्यों दे रहा था। ये उस लेन देन को समझाता है, उसे अर्थ देता है। और दंगों के मामले में अगर ए भीड़ के आगे चल रहा था तो भीड़ जो नारे लगा रही थी वो नारे क्यों प्रासंगिक हैं? क्योंकि वो नारे उस घटना की प्रकृति को दर्शाते हैं। भीड़ का इरादा क्या था, माहौल कैसा था, ये सब पता चलता है। इससे ये भी पता चलता है कि ए जिस समूह का नेतृत्व कर रहा था या जिसमें वो शामिल था, उसका साझा मकसद क्या था। ये सब उदाहरण यही दिखाते हैं कि तथ्यों को अकेले आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। उनका आपसी जुड़ाव, उनका संदर्भ ही उन्हें प्रासंगिक बनाता है। धारा 7 असल में चीजों को उनके सही संदर्भ में रखने की बात करती है। बहुत बढ़िया समझाया। तो धारा 7 ने हमें दिखाया कि किसी घटना के आसपास के तथ्य क्यों मायने रखते हैं। अब धारा 8 हमें एक कदम आगे ले जाती है। ये देखते हुए कि जब लोग मिलकर कुछ करने की ठानते हैं, मतलब साजिश रचते हैं, तो उनके कार्य और कथन कैसे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। हाँ, धारा 8 साजिश यानी कंस्पिरेसी से जुड़ी है। ये तब लागू होती है जब अदालत को ये मानने का ठीक ठाक कारण मिले, रीजनेबल ग्राउंड हो, कि दो या ज्यादा लोगों ने मिलकर कोई अपराध या कोई गैर कानूनी काम करने की साजिश रची है। और ये कहती क्या है? ये कहती है कि अगर ऐसी साजिश हुई है तो उस साजिश में शामिल किसी भी व्यक्ति द्वारा उनके साझा इरादे को, कॉमन इंटेंशन को आगे बढ़ाने के लिए, और ये जरूरी है कि वो इरादा बनने के बाद हुआ हो। तो ऐसी कोई भी बात जो कही गई या कोई काम जो किया गया या कुछ लिखा गया, वो उन सभी लोगों के खिलाफ प्रासंगिक सबूत मानी जाएगी जिन पर साजिश में शामिल होने का शक है। जी, ये एक बहुत शक्तिशाली प्रावधान है और अक्सर, जैसा आपने कहा, विवाद का विषय भी रहता है। इसका मतलब सोचिए, एक साजिशकर्ता का काम या बयान दूसरे साजिशकर्ता के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, भले ही दूसरे को उसके बारे में पता तक न हो। सच में? हाँ, कानून यहाँ एक तरह की एजेंसी मान लेता है। ये मानता है कि साजिश में शामिल हर व्यक्ति बाकी सबका एजेंट है, जब तक वो उस साझा मकसद के लिए काम कर रहा है। कानून में इसका एक बहुत लंबा चौड़ा उदाहरण भी दिया गया है जो इसे काफी हद तक साफ कर देता है। मान लीजिए ये मानने का आधार है कि ए ने सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश में हिस्सा लिया। ई आगरा में भड़काऊ लेख छापता है, एफ दिल्ली से सिंगापुर में जी को पैसे भेजता है, वही पैसे जो सी ने जमा किए थे। ये सब काम, चाहे अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह किए हों, ए के खिलाफ भी प्रासंगिक माने जाएंगे। और सिर्फ काम ही नहीं, मान लीजिए एच ने कोई खत लिखा जिसमें पूरी साजिश का ब्यौरा है, तो उस खत की बातें भी ए के खिलाफ प्रासंगिक हो सकती हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात जो इसमें लिखी है वो ये है कि ये सब ए के खिलाफ तब भी प्रासंगिक है जब ए को इन सारे कामों या इन सारे लोगों के बारे में पता ही ना हो। जी। और चाहे ये काम ए के साजिश में शामिल होने से पहले हुए हों या उसके साजिश छोड़ने के बाद, जब तक वो साझा इरादा चल रहा था। यही इस धारा की ताकत है और इसका संभावित खतरा भी। ये सामूहिक आपराधिकता यानी कलेक्टिव क्रिमिनलिटी के सिद्धांत पर आधारित है। एक बार आप साजिश का हिस्सा बन गए तो आप उस साझा मकसद से जुड़े दूसरे लोगों के कामों के लिए भी जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। अभियोजन पक्ष के लिए ये एक बहुत अहम हथियार है, खासकर संगठित अपराध या आतंकवाद जैसे मामलों में। हाँ, ये तो है। लेकिन ये बचाव पक्ष पर भी एक भारी बोझ डालता है। उन्हें साबित करना होता है कि उनका मुवक्किल उस साझा इरादे से जुड़ा ही नहीं था या उस दायरे में नहीं आता। वाकई ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक व्यक्ति के कार्य दूसरों को कानूनी तौर पर फंसा सकते हैं। खैर, अब धारा 8 से आगे बढ़ते हैं और आते हैं धारा 9 पर। ये भी बड़ी दिलचस्प है। ये उन तथ्यों के बारे में है जो वैसे तो शायद प्रासंगिक ना लगे, लेकिन कुछ खास हालतों में बेहद जरूरी बन जाते हैं। हाँ, धारा 9 थोड़ी अलग है। ये सीधे घटना से जुड़े तथ्यों की बात नहीं करती, बल्कि उन तथ्यों की बात करती है जो मुख्य कहानी की संभावना, प्रोबेबिलिटी, उसको या तो बहुत बढ़ा देते हैं या बहुत कम कर देते हैं। इसमें दो मुख्य स्थितियां बताई गई हैं जहां ऐसे तथ्य प्रासंगिक हो जाते हैं। पहली, अगर कोई तथ्य मुख्य विवादित तथ्य या किसी अन्य प्रासंगिक तथ्य से असंगत हो, इनकंसिस्टेंट, मतलब दोनों एक साथ सच हो ही नहीं सकते। दूसरी, अगर कोई तथ्य
अकेले या दूसरे तथ्यों के साथ मिलकर मुख्य विवादित तथ्य या प्रासंगिक तथ्य के होने या न होने को अत्यधिक संभावित बना दे, हाईली प्रोबेबल, या असंभावित बना दे, इम्प्रोबेबल। इसका तर्क सीधा है। अगर कोई तथ्य मुख्य कहानी को असंभव बना देता है, जैसे कि मैं उस वक्त वहां था ही नहीं, तो वो जाहिर तौर पर प्रासंगिक है। इसे ही एलिबी कहते हैं ना। हाँ, ये क्लासिक एलिबी है। और अगर कोई तथ्य मुख्य कहानी को इतना ज्यादा मुमकिन या नामुमकिन बना दे कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, तो वो भी प्रासंगिक है। ये ऑलमोस्ट लॉजिकल डिडक्शन जैसा है। उदाहरण से ये और साफ होगा। पहला उदाहरण तो वही एलिबी वाला है। सवाल है कि क्या ए ने चेन्नई में फला दिन अपराध किया। अब ये तथ्य कि उस दिन ए चेन्नई में नहीं बल्कि लद्दाख में था, ये प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि ये चेन्नई में अपराध करने की बात से सीधे तौर पर असंगत है। एक व्यक्ति एक ही समय दो अलग अलग जगहों पर नहीं हो सकता। बिल्कुल। और इसी तरह अगर ये साबित हो कि अपराध के समय ए घटना स्थल से इतनी दूर था कि उसका वहां पहुंचकर अपराध करना लगभग नामुमकिन था, शायद पूरी तरह असंभव नहीं पर बेहद असंभावित, तो ये दूरी का तथ्य भी प्रासंगिक है। हाँ, ये अपराध की संभावना को बहुत कम कर देता है। आजकल के जमाने में तो लोकेशन डेटा, कॉल रिकॉर्ड्स जैसी चीजें इसमें बड़ी भूमिका निभाती हैं। हाँ, ये तो है। दूसरा उदाहरण भी काफी रोचक है। मान लीजिए परिस्थितियां ऐसी हैं कि ये पक्का है कि अपराध सिर्फ 4 लोगों ए, बी, सी या डी में से ही किसी एक ने किया है। दायरा सीमित है। हाँ, जैसे किसी बंद कमरे में हुई हत्या जहां सिर्फ यही 4 लोग मौजूद थे। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में हर वो तथ्य जो ये दिखाता है कि अपराध बी, सी या डी ने नहीं किया, वो ए के खिलाफ प्रासंगिक बन जाता है ना अजीब? लेकिन तर्क ये है कि अगर आप साबित कर दें कि बी, सी और डी निर्दोष हैं, तो निष्कासन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से ए के दोषी होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अत्यधिक बढ़ जाती है। ये दिखाता है कि कानूनी तर्क सिर्फ सकारात्मक सबूतों पर ही नहीं टिकता। नकारात्मक सबूत और संभावनाओं का खेल, प्रोबेबिलिटी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कानून सिर्फ ये नहीं पूछता क्या हुआ, बल्कि ये भी पूछता है क्या हो सकता था और क्या नहीं हो सकता था। ये सच में कानूनी तर्क की गहराई दिखाता है। चलिए अब इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं। धारा 10। हाँ। ये उन मुकदमों से जुड़ी है जहां नुकसान के लिए हर्जाने, डैमेजेस का दावा किया जाता है। हाँ। ये धारा बहुत सीधी और साफ है। ये बस इतना कहती है, कोई भी तथ्य जो अदालत को ये तय करने में मदद करे कि कितना हर्जाना दिया जाना चाहिए, वो प्रासंगिक है। बिल्कुल। ये कानून का एक निहायत ही व्यवहारिक, प्रैक्टिकल पहलू है। जब किसी के गलत काम से दूसरे को नुकसान होता है, तो अदालत का काम है उस नुकसान की भरपाई करवाना। लेकिन कितनी भरपाई, ये कैसे तय होगा? हाँ, अंदाजा कैसे लगेगा? अंदाजा लगाने के लिए तथ्यों की जरूरत होती है, इसीलिए ये धारा जरूरी है। तो इसमें किस तरह के तथ्य शामिल हो सकते हैं? जैसे? अरे बहुत कुछ। मान लीजिए किसी दुर्घटना में चोट लगी है, तो चोट कितनी गंभीर है, इलाज पर कितना खर्च हुआ, भविष्य में कितना खर्च होने की उम्मीद है, इस वजह से कमाई का कितना नुकसान हुआ, कितनी मानसिक पीड़ा हुई, क्या कोई स्थायी विकलांगता आ गई है, ये सब तथ्य हर्जाने की रकम तय करने में मदद करते हैं। और अगर संपत्ति का नुकसान हुआ हो तो उसकी कीमत क्या थी, मरम्मत में कितना खर्च आएगा, या अगर चीज बिल्कुल खत्म हो गई तो नई कितने की आएगी, ये सब प्रासंगिक होगा। बिना इन तथ्यों के हर्जाना तय करना तो हवा में तीर चलाने जैसा होगा। धारा 10 ये सुनिश्चित करती है कि नुकसान का सही आकलन हो सके। बिल्कुल। तो संक्षेप में देखें, आज हमने भारतीय साक्षी अधिनियम 2023 की 4 अहम धाराओं को समझने की कोशिश की। धारा 7 ने बताया कि संदर्भ देने वाले तथ्य क्यों जरूरी हैं। धारा 8 ने साजिश से जुड़े कामों और बयानों की प्रासंगिकता दिखाई। धारा 9 ने असंगत या संभावनाओं को बदलने वाले तथ्यों का महत्व समझाया। और धारा 10 ने हर्जाना तय करने के लिए जरूरी तथ्यों को प्रासंगिक माना। ये सब मिलकर अदालत के सामने एक ज्यादा स्पष्ट तस्वीर रखने में मदद करते हैं।